हेलो स्टूडेंट, आज की अपनी ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। फिर अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस है ना, ऊंचाई एवं दूरी, वो स्टार्ट करेंगे अपन। और आज अपनी लास्ट क्लास है, इसका जो लास्ट सवाल है अपन क्वेश्चन नंबर 18, 17, 18 वैसे तो है बिल्कुल सेम, लेकिन फिर भी मैं सोचा एक बार बता दूँ आपको, तो उससे आप बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन जब चैप्टर एक फिनिश हो जाएगा है ना पूरा, तो इसका किसी भी दिन आने वाले जो भी वर्किंग डेज है उसमें किसी भी एक दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है। जब मैं ये बता नहीं रहा हूँ कब लेना है, आपको पहले से प्रिपेयर करना है ना। मेरे को पता है कि आधे से ज्यादा तो पहले से प्रिपेयर बैठे होंगे है ना, कि कहीं वो ये भी लग रहा होगा कि कहीं है माता खा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है ना, ऐसा नहीं समझना है ना। बराबर अपना 100% देके क्वेश्चन अटेंड करने है ना, और सॉल्व करने हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा शार्पनेस बढ़ेगी, समझ नहीं बात, ठीक है। तो कभी भी एक तो 6 चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया रेशियो वाला, और नेक्स्ट है ना आइडेंटिटी वाला, ठीक है। तो 6 और 7 दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, हो जाएंगे अभी, ठीक है। फिर इस पर हाइट डिस्टेंस लेंगे, फिर इस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे बोलेंगे, ठीक है। तो देखो मन लगा के पढ़ना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है सवाल नंबर 17 क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ए ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है tan b plus c upon 2 is equal to cot a upon 2, ठीक है। ठीक है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, दो इजी है बहुत, ठीक। क्या दे रखा है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मतलब देखो क्या है, ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल, राइट। तो अपने को पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, ठीक है। क्या होगा, दे रखा है, गिवन दे रखा है ना, गिवन दैट ए बी एंड सी are the interior angle of triangle, ठीक है। एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट, ठीक है। अपने यहाँ लिखते ना, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है। हमें जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, हिंदी वाले कंफ्यूज नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश समझ आ जाएगी थी, तो ठीक है अपन वैसे रेगुलर बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो क्या क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 90 हो जाएगा, इतना तो पता चलता ही है। विद बोथ साइड 2 से इधर भी 2 का भाग दिया, इधर भी 2 का भाग दिया,
इधर 2 का भाग दिख रहा है, इधर 2 का भाग 180 में 2 का भाग देंगे तो 190 आएगा ओनली, ठीक है। मतलब 2 से डिवाइड किया इस साइड भी और राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया तो 180/2 था तो कट गया, कितना है 90 आया। अब देखो अपने को आंसर किसमें चाहिए, tan b plus c/2 is equal to cot a/2, तो a/2 उधर ट्रांसफर करो तो इधर क्या बचेगा, b/2 plus c/2 is equal to 90 minus a/2, ठीक है। समझे? फिर देखो प्रूफ क्या करना है, tan b plus c/2 इक्वल टू cot a/2, ठीक है। देखो प्रूफ क्या करना है, tan b plus c/2 इज इक्वल टू cot a/2, ठीक है। तो अपना आंसर किसमें चाहिए, राइट हैंड साइड में tan चाहिए और इधर cot चाहिए, तो क्या करेंगे बोथ साइड tan का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखो बोथ मल्टीप्लाई ठीक है, दोनों से tan का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये tan b plus c/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो 2 आएगा, 2 का 2 में डिवाइड करो, सेम डिजिट है तो ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, tan 90 minus a/2, ठीक है। अब पता है tan 90 minus थीटा फॉर्मूला लिखा जाता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 minus थीटा, tan थीटा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, cot 90 minus थीटा में चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, tan b plus c/2 is equal to cot a/2, फिर थीटा की वैल्यू क्या है, a/2, tan 90 minus थीटा है, tan 90 minus थीटा किसमें होगा, cot थीटा में, थीटा की जगह क्या आ जाएगा a/2, तो देखो प्रूफ करना था tan b plus c/2 is equal to cot a/2, राइट। तो प्रूफ हो गया। दो सवाल को दम नहीं था, सरल था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस था, ठीक है। अपने को पता है कि एंगल ट्रायंगल तीनों जो एंगल होते हैं उसके एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है, तीनों को अपोजिट में रखना है, अपोजिट उस एंगल को रखना है, बाकी को तीनों को इधर रखना है, ठीक है। फिर दो का डिवाइड करना है, 90 आ जाएगा, फिर a/- को उधर ट्रांसफर करना है, देन सवाल हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका जो अगला है 18 हो गया होगा, देखो 16 17 15 16 और 18 इस तीनों से एक जैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो बदल तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा क्या है, 18 गिवन डिटरमिनेंट क्या दे रखा था, cos थीटा और थी cos है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, राइट। देखिएगा ना and 2 थीटा and 4 थीटा आर एक्चुअल एंगल देन sin थीटा, ठीक है। अब वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, खुद देखना है, इस cos है, इस cos को इस sin को cos में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 minus 4 थीटा, cos से cos कैंसिल, 2 थीटा इज 90 minus 4 थीटा है, 4 इधर ट्रांसफर होगा, कितना हो जाएगा 6 थीटा अपॉन 90, थीटा अपॉन 90 अपॉन 6 कितना आएगा 15, थीटा की वैल्यू कितनी, बिल्कुल सरल है, ठीक है। देखो ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे नहीं करना, सब फायदे वाला कॉपी नोटबुक में एडिट करो, व्यवस्थित लिखना है, गिवन दैट ये, फिर ये प्रूव करना है कि ये, फिर दैट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आया। इसी तरह बिल्कुल सीधा थीटा की वैल्यू निकालिए, मैंने पहले ही बताया
ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों को अपोजिट बराबर में रखना है, फिर देन इक्वल में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? इसी के साथ जो अपना ये चैप्टर है 7.2 है ना, 7.2 का पूरी चैप्टर से नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पूरा फिनिश हो गया। इसमें अपन क्या पढ़ा था? फर्स्ट जो चैप्टर 7.1 था उसमें अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की जो फॉर्मूले हैं है ना, फॉर्मूले लिखवाए थे बहुत सारे, वो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, है ना, उनको लिखवाए भी बहुत ज़्यादा समय हो गया है ना, लेकिन भूलना नहीं, उनको याद करते रहना है ना, ऐसा नहीं होगा छूट जाए, दिमाग से निकल जाए, भूल जाओ, कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद 7.2 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन सोल्व किए थे, है ना, पूरक कोण बताया भी था, पूरक कोण किसे कहते हैं समझ आएगी पर। फिर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है अपन स्टार्ट करेंगे, देखो क्या है, एक बार उसकी मैं थोड़ी सी जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। जो चैप्टर नंबर है 8 है ना, नाम उसका है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, मतलब ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। पता चलता है ऊंचाई क्या होती है, दूरी क्या होती है, ऊंचाई यानी हाइट, दूरी यानी डिस्टेंस। समझ में आ गई बात? तो इसमें दो एंगल का यूज है, एक तो उन्नयन कोण और दूसरा ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। इसको उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इंग्लिश से थोड़ी कमजोर है अपनी, तो थोड़ा देखना पड़ता है ना मेरे को, मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ा जाता है इंग्लिश मीडियम में पूरा, ठीक है। तो उन्नयन कोण होगा कितने, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनयन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्या होते हैं एक्चुअली में ये कोण जो है, एक बार पहले नाम बताया मैंने आपको, और जो चैप्टर है अपना वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसकी जो डिटेल में अपन इंफॉर्मेशन है, वैसे तो क्या डेफिनेशन भी पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए अपने को कि होते क्या है, ठीक है। कभी क्वेश्चन है सिर्फ इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो आते हैं, हम उसी से अटेंड कर रहता है, सॉल्व है, ठीक है। जो भी है अपन इसकी जो अपने नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास उसमें अपन ये चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। वेलकम क्लास 10th। हम ग्रामर के टॉपिक टेंस, एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर चुके थे, पोएम्स के सेक्शन भी हमने देख लिए थे। अब आज कुछ डिफरेंट पार्ट लेकर आई हूँ मैं, वो है लेसन 5 अ हीरो। काफ़ी एक्टिव पैसिव जो था काफ़ी लंबा चला है ना, इसे फॉर अ चेंज कुछ कॉमिक पार्ट लेकर आई हूँ। तो अ हीरो आर के नारायण की स्टोरी है। आर के नारायण का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। आर के नारायण काफ़ी फेमस इंग्लिश लिटरेचर के राइटर रह चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी बिग क्रिएशंस उन्होंने लिखी हैं। आप लोग ने देखी तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी एक फेमस सीरियल जो थी मालगुड़ी डेज, वो भी उनकी अपनी राइटेड थी। और एक मूवी, हिंदी मूवी जो काफ़ी फेमस हुई, द गाइड, वो भी उन्होंने ही लिखी थी। तो काफ़ी फेमस राइटर रह चुके हैं। उन्होंने एक कॉमिक स्टोरी लिखी है एक बॉय की, बॉय का नाम है स्वामी। ये पूरी स्टोरी स्वामी के आजू बाजू घूमने वाली है। स्वामी काफ़ी छोटा सा बच्चा, लेकिन एक ऐसे नेचर का है जिसको ब्रेवरी से दूर दूर तक कोई उसका कनेक्शन नहीं है। उसके फादर जो है वो उसको एक ब्रेव पर्सन बनाना चाहते हैं, एक ऐसे पर्सन। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक दिन आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक बॉय का एक टाइगर से सामना हुआ और उसने उसको काफ़ी ब्रेवली फेस किया। तो उसके फादर चाहते थे कि वो भी, स्वामी भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो स्वामी के साथ भी, यानी स्वामी भी अपने आप को प्रूव करे कि उसके अंदर भी करेज है। तो इससे रिलेटेड ये स्टोरी है। स्टोरी में स्वामी काफ़ी डरता है, तो उसको वो अपने फादर को चैलेंज ली
कुछ बोल देता है और उसके फादर उसको रिटर्न चैलेंज देकर एक टास्क दे देते हैं उनके स्टडी रूम में, उनके ऑफिस में सोने का। अक्सर करके स्वामी जो है वो अपनी ग्रैनी दैट मीन्स अपनी ग्रैंडमदर के पास सोता था और उनसे स्टोरी सुनते हुए ही उसको नींद आती थी। लेकिन क्योंकि फादर और सन के इस डिस्कशन की वजह से एक चैलेंज सामने आया जिसमें फादर ने सन को चैलेंज दिया कि तुम्हें रात को ऑफिस रूम में सोना है। उसके फादर जो कि एक लॉयर थे तो उनके ऑफिस रूम में काफ़ी सारी लॉज की बुक पड़ी हुई थी, तो वो वहाँ पर सोता है। सोने के बाद उसको काफ़ी सारी स्टोरीज़ मेमोराइज होती है जो अब तक बड़े होने तक उसने जितनी भी भूत की, गोस्ट की जितनी भी स्टोरीज सुनी थी वो उसको याद आने लगती है। वो काफ़ी फ्राइटेंड होता है, बहुत डर जाता है। लेकिन इन सब डर के बीच में एक अच्छा इंसिडेंट ये होता है कि उसी रात को उनके घर में एक बर्गलर आता है, यानी चोर आता है और कोइंसिडेंटली उसके वो अपने आप को प्रूव करने के लिए स्वामी वो उसके पैर को टाइटली पकड़ लेता है और बाइट करता है। उस बाइट की वजह से उस बर्गलर के मुंह से काफ़ी श्रिंक वॉइस निकलती है और घर के सारे लोग जाग जाते हैं। नेक्स्ट डे स्वामी जो है वो टॉप ऑफ द टाउन हो जाता है। काफ़ी सारे उसको प्रेज मिलने लग जाते हैं, पुलिस ऑफिसर से लेके स्कूल से लेके सभी के लिए वो एक ग्रैंड टॉपिक बन जाता है जैसा कि उसके फादर चाहते थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट था वो कोइंसिडेंट था और उसके बाद यहीं पे स्टोरी कैसे एंड होती है ये हम जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तब देखते हैं। अब हम एक बार लेसन पे आ जाते हैं, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मे बी आपको यहाँ पे क्लियर ना दिखाई दे, आप अपने पास अपनी बुक को रखिएगा, मैं यहाँ से रीड करती जाऊँगी, आपका पूरा अटेंशन आपकी बुक में होना चाहिए। For Swami event took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News is to the hand of the bravery of a village lad who while returning home by the jungle path came face to face with tiger. The paragraph described the fight of the boy had with the tiger and the fight up a tree where he stayed for half a day till some people came and killed the tiger. अब यहाँ पर स्टार्टिंग इसी से हो रही है। स्वामी के सामने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाती है। वो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन क्या होती है कि उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं हॉल में बैठकर और उनके सामने सडन उनको एक आर्टिकल पढ़ने मिलता है जिसमें एक जंगल की स्टोरी, एक जंगल की इंसिडेंट दिखा हुआ है कि एक बच्चे का और एक टाइगर के बीच में फेस टू फेस हो जाता है। वो उसको ब्रेवली से उसका सामना करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, उससे फाइट करता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। आधे दिन तक वो पेड़ पर बैठा रहता है जब तक कि कोई विलेजर्स जो आकर उसको सेव नहीं कर लेते और टाइगर को मार नहीं देते हैं। तो ये इंसिडेंट फादर पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में और ये सडन चेंज हो जाता है स्वामी के चैलेंज पे। आफ्टर रीडिंग इट दो फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? ये पूरा इंसिडेंट पढ़ने के बाद फादर जो है न्यूज़पेपर नीचे करते हैं और एक फिक्स्ड आई से यानी घूरते हुए स्वामी से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या विचार है इस इंसिडेंट के बारे में। तो स्वामी बड़े आराम से जवाब दे देता है कि मेरे ख्याल से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ग्रोन अप पर्सन रहा होगा, कोई छोटा बच्चा तो ये टाइगर को फेस नहीं कर सकता है। यू थिंक यू आर अ वाइसर देन ए न्यूज़पेपर? तुम क्या सोचते हो? फादर उसको क्या पूछते हैं? यू थिंक यू आर अ वाइसर देन अ न्यूज़पेपर? क्या तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या वाइसर हो? फादर स्नीज्ड, यानी अपने नाक को फुलाते हुए गुस्से से वो बोले, A man may have the strength of an elephant and yet to be a coward, whereas another man have strength or a conceptive, but if he was courage, he can do anything.
तो उसके फादर उसको ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर बहुत बड़ा है तो वो बड़े काम कर सकता है, अगर इंसान पतला दुबला है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ पर बात आती है करेज की। अगर किसी इंसान के अंदर करेज है कुछ काम को करने की तो वो उसको किसी भी तरीके से कर लेगा। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। करेज, हिम्मत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब इंसान की ताकत और एज मैटर नहीं करती, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थियोरी। स्वामी ने इस जो थियोरी थी उसके फादर की, जो ये लॉजिक था, उसको अनएक्सेप्ट किया कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी। अब वो अपने फादर से आर्ग्यू करता है कि आप सोच लो कि सपोज़ कि मैं टाइगर मुझ पे सडनली अटैक कर देता है, मेरे अंदर हिम्मत है और अचानक टाइगर मुझ पे अटैक कर देता है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मेरा करेज क्या करेगा। तो वो एक फादर और स्वामी के बीच का डिस्कशन है। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव अ करेज। अब फादर उसको एक एक्स्ट्रा चैलेंज दे देते हैं कि चलो स्ट्रेंथ को, ताकत को छोड़ दो, हम करेज की बात करते हैं, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर करेज है। लीव मी, सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। अ फ्राइटेंड पोजिशन, स्वामी थॉट। He had always slept beside his granny in the passage, and any change in his arrangement kept him trembling and awake all night. अब यहाँ पे फादर ने सडन उसको चैलेंज दे दिया कि क्या तुम, अच्छा ठीक है, तुम प्रूफ कर दो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, करेज है, तो ऐसा करो आज रात को तुम अकेले मेरे ऑफिस रूम में सो जाओ। ये पोजीशन स्वामी के लिए काफ़ी फ्राइटेंड पोजीशन थी, बहुत डरावने वाली पोजीशन थी, क्योंकि जो उसका रूटीन था वो ये था कि वो अपने रूम के, हॉल के और रूम के बीच के एक पैसेज में अपनी ग्रैनी के साथ, ग्रैनी दैट मीन्स ग्रैंड मदर के साथ सोया करता था, उनके पास में, उनके साथ में सोया करता था। और जब कभी ऐसी कंडीशन आती कि उसको अपनी ग्रैनी के पास से हट के सोना पड़ता था तो उसको काफ़ी डरावना लगता था, वो पूरी रात नहीं सो पाता था। He hoped at the first that his father was joking. पहले तो उसने सोचा कि शायद फादर जो है वो जोकिंग कर रहे हैं। He murmured weakly yes and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm. Yes, अब उसने सोचा कि शायद फादर तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो उसने बड़बड़ाती हुई, बुदबुदाती हुई, यानी कि थोड़ी सी वीक आवाज़ में हाँ कह दिया और उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की दूसरी बातों से। और जो दूसरी बातें वो कर रहा था वो काफ़ी लाउड वॉइस में कर रहा था ताकि उसके फादर का माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो उस बात को भूल जाए। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट एंड बॉल्स। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू। यस, अब वो दूसरी बात क्या स्टार्ट करता है, उसकी कोई क्रिकेट टीम बनी हुई है, उस क्रिकेट टीम के कैप्टन न्यू बैट और बॉल्स वगैरह खरीदने जा रहे हैं, तो उस बारे में वो अपने फादर को बता रहा है कि मेरे कैप्टन ने कहा है कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। तो ये दूसरी फिजूल की बातें करके वो अपने फादर का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कर रहा है कि आप वो उस जगह से हट जाएं कि वो उस रात को वहाँ पर उसको स्टडी रूम में सुलाना चाह रहे हैं। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। लेकिन फादर भी फादर हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा जवाब दे दिया कि हम बाद में देखते हैं, इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर। फिर से फादर क्या कहते हैं, तुम्हें आज अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's tenacity as such moments. Yes, अब स्वामी के लिए ये कंडीशन काफ़ी डेंजर हो गई कि उसके कंट्रोल से कंडीशन बाहर जा रही थी, बाहर इस तरह जा रही थी कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसको ये समझ में आ गया कि मेरे फादर ने एक दृढ़ निश्चय, टेंसिटी यानी कि टेनासिटी यानी कि दृढ़ निश्चय करना, उन्होंने सोच लिया कि आज वो मुझे अकेले ही सुलाकर मानेंगे।
यस, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। वो बहुत हिम्मत करके अपने फादर को एक जवाब देता है कि मैं नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को मैं जो है ये वहाँ पर सोऊंगा। नो, यू मस्ट डू इट नाउ, ही इज डिसग्रेस, इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। You are in the second form and I don't at all like this the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking a cradle. Why do you look at me while you say it? While you say it, she asked. I hardly know anything about the boy. अब यहाँ पर उसके फादर, जब वो स्वामी कहता है कि मैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से वहाँ सोना स्टार्ट करूँगा, तो उसके फादर तुरंत से उसको मना कर देते हैं उसके इस आइडिया को और कहते हैं कि बहुत ये डिस्गस्टिंग है, बहुत डिसग्रेसफुल है कि तुम इतने बड़े होने के बाद भी अपनी ग्रैनी के और मदर के साथ में उनके पास में सोते हो। तो जब ये बात वो बोल रहा होता है तब उसकी वाइफ एक क्रैडल, आपने देखा होगा चाय की एक ट्रॉली होती है, जब घर में हम किसी को, बहुत से घरों में चाय सर्व करने के लिए एक ट्रॉली जैसा बना होता है, उस ट्रॉली में सारा चाय नाश्ता लाया जाता है, तो उसको क्रैडल बोलते हैं। वो क्रैडल को जब रोल करके ला रही थी तभी ये बात उसके फादर ने उसकी मदर को देखते हुए बोला कि तुम्हारा इस तरह से बड़ा होना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। नो नो, आई डोंट मीन यू। उसके वाइफ तुरंत उसको एक्सक्यूज़ करती है कि इसको बड़े करने में, यानी इसको कॉवर्ड बनाने में, इसको इस तरह से डरपोक बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। फादर तुरंत एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं है। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो एंड आई डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न अवे। अब उसकी मदर ने क्या कहा, अगर आपको लगता है कि उसकी ग्रैनी अगर ऐसा कर रही है तो उनसे बात करो, लेकिन मुझे ऐसे पॉइंट आउट करके ये मत कहना कि स्वामी को कॉवर्ड बनाने में मेरा कोई पॉइंट रहा होगा। यस, अब हम स्वामी ने आगे क्या किया, वो स्टडी रूम में सोया नहीं सोया, ऑफिस में क्या किया, कैसे उसने एक बर्गलर को कैच किया, क्या उसके फादर एक्शन लेते हैं, ये सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। विद्यार्थियों, आज के हम क्लास हिंदी व्याकरण जो कॉमनली 6th क्लास से 10th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, जिसे व्याकरण और किसी भी भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए व्याकरण अति आवश्यक है। आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा जो है किस भाषा के से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा जो है वो मूल भाषा उसकी कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा बनी है। अब हम बात करते हैं व्याकरण जो शब्द हैं, विदन, व्याकरण शब्द जो है विदन, आदन, करण, इन 3 शब्दों से वी और आ उपसर्ग लगने से व्याकरण शब्द बना है। और व्याकरण शब्द कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। संस्कृत भाषा के लिए भी अलग व्याकरण बना हुआ है, हिंदी भाषा के लिए भी अलग व्याकरण और शब्दकोश बना हुआ है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो भी भाषाएं हैं वो समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। व्याकरण में हम देखते हैं, शुरुआत करें तो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, बहुत सारे छोटे बड़े टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना आवश्यक होता है। आज हम क्रिया पर अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या है, क्रिया का काम क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा होगी, इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा के बारे में बात करें तो क्रिया वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है।
उसे क्रिया कहते हैं। तो अब बात करें किसी कार्य का होना, क्रिया से वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है तो राम तो कर्ता हो गया हमारा, पढ़ना हमारी क्रिया हो गई और पुस्तक हमारा कर्म। जब कर्ता और कर्म दोनों हो, लेकिन कर्ता और कर्म के होने के बावजूद भी अगर क्रिया नहीं होगी तो कार्य हमारा या वाक्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना हमारी क्रिया है। तो क्रिया के बिना किसी भी कार्य का संपादन नहीं किया जा सकता है। अब आगे बात करें हम, तो क्रिया के भी क्रिया तो बनी। अब क्रिया जो है शब्द संस्कृत का, जो संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो आगे हम नोट करें, संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो हमारे हिंदी में जो क्रिया है उसी के रूप को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया का जो रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ धातु, लड़ धातु है ना, वध धातु। इसी प्रकार जो क्रिया के रूप है संस्कृत में जो धातु कहते हैं, हिंदी में उसे हम क्रिया या वर्ब कहेंगे। आगे बात करते हैं, तो अब क्रिया के कुल प्रकार या भेद कितने होते हैं? क्रिया के प्रमुख भेदों की बात करें तो क्रिया के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? क्रिया के प्रमुख भेद। नंबर 1, कर्म के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। और तीसरा आएगा काल के आधार पर। तीनों प्रकार के क्रिया रूप में पहली होगी कर्म के आधार पर, तो दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। आज हम कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होती है अकर्मक और दूसरा होगा सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक, उसमें सकर्मक के भी 2 पार्ट होंगे। एक होगा एक कर्मक, दूसरा होगा द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक 2 प्रकार के पार्ट हो जाएंगे। तो बात करें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ क्रिया के जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, अर्थात यहां पर आपके कर्ता होगा, क्रिया होगी लेकिन कर्म नहीं होगा, वह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पढ़ता है,
राम पढ़ता है, मोहन खेलता है। इन दोनों वाक्यों में देखें तो राम कर्ता, मोहन करता है, पढ़ता क्रिया और खेलता क्रिया, ये दोनों क्रियाएं हैं, ये दोनों करता है, लेकिन यह कर्म उपस्थित नहीं होने के कारण यहां कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया की बात करें, सकर्मक क्रिया वह सकर्मक क्रिया क्रिया के साथ कर्म हो। क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है, जहां कर्ता होगा, क्रिया होगी और साथ में कर्म होगा, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों से ही अंग्रेजी में वाक्य पूर्ण होता है। उसी प्रकार हमारे भी यहां कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों से मिलकर वाक्य पूर्ण होता है। तो क्रिया के साथ कर्म हो, क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पढ़े, कर्म पर पढ़ता है। तो क्रिया का जो फल है वह कर्ता पर न पढ़ गई कर्म पर पढ़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया में जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब यहां पर राम कर्ता हो गया, पत्र कर्म हो गया और लिखता हमारी क्रिया हो गई। तो तीनों से मिलकर के वाक्य पूर्ण हुआ है और कर्म भी उपस्थित है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्म में भी दो पार्ट है। एक पार्ट की बात करें, एक कर्मक में क्या होता है? एक कर्म हो, एक कर्म हो, जहां वाक्य में एक कर्म उपस्थित होता है वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी, और दो कर्म हो वहां द्विकर्मक। दूसरा है द्विकर्मक। द्विकर्मक में क्या होता है? दो कर्म उपस्थित हो। वाक्य में क्या होगा? दो कर्म होंगे, वहां द्विकर्मक क्रिया, एक कर्म होगा, वहां एक कर्मक क्रिया सीधा। तो एक कर्मक का उदाहरण अपन देखें, एग्जाम्पल। तो एक कर्मक में क्या होगा? राम फुटबॉल खेलता है। राम क्या खेलता है? फुटबॉल। यहां अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब यहां अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ाना हमारी क्रिया है। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। इसलिए दो कर्म हो गए। तो यहां पर जहां दो कर्म है द्विकर्मक क्रिया, एक कर्म है वहां एक कर्मक क्रिया। अब हम बात करें तो क्रिया की पहचान।
सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो कोई सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या करना है हमें, क्रिया के साथ क्या करना है, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर, क्या प्रश्न करने पर उत्तर रूप में कर्म की प्राप्ति हो, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जहां पर उत्तर रूप में कर्म के साथ, जहां क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना है, क्या प्रश्न करने पर उत्तर रूप में हमें कर्म की प्राप्ति हो, वहां पर हमें सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक जैसे मोहन, उदाहरण की बात करें अपन, उदाहरण की बात करें, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य देखें, राम दूध पी रहा है, पी रहा है। विष्णु पुस्तक लिखता है, विष्णु पुस्तक लिखता है। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में हमने देखा कि मोहन करता है, पढ़ना हमारी क्रिया है, पुस्तक हमारा कर्म है। कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों के संयुक्त रूप होने पर ही हमें यहां पर कौन सी क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो आगे हम कल इसी पार्ट में हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपके क्रिया का जो रचना के आधार पर जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। आज की जो क्लास रहेगी अपनी लेसन 6 की, 2 क्लास पहले हो चुकी है। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, या तीसरा जो अपनी क्लास का वीडियो है वो देखेंगे आप। तो कल अपन पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में अपनी हुई थी, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे की जाती है, कैसे उनको बैलेंस करते हैं, कैसे नंबर डाला जाता है, कैसे डिजिट लगा के उसको बैलेंस किया जाता है। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और रिएक्शन को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का भी बोर्ड क्लास के अंदर क्वेश्चन आता है, जिसमें 3-4 अभिक्रियाएं, 3-4 रिएक्शंस देके आपको बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। लेकिन काम बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चे कर नहीं पाते और फ्री के नंबर पे याद करके जाना नहीं, खाली समझ के फिर अपने को वहां पहुंचना होता है ना। जिसको आता है वो तो कैसे भी रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इसमें याद करना, लर्न करके जाने की कोई चीज नहीं। कोई रिएक्शन अपने को लर्न नहीं करनी, रिएक्शन तो वो देंगे, हमें सिर्फ नंबर्स लगाने। तो नंबर्स लगाने ऐसे ही नहीं लग जाते ना, उसके लिए आपको सीखना होता है। तो नंबर कैसे लगाते हैं वही अपन सीख रहे थे। तो कल भी अपन एक अभिक्रिया कुछ बैलेंस करी थी, आज भी कुछ बैलेंस कर रहा हूँ। जैसे अपन एक मेटल विद एसिड की रिएक्शन लेते हैं, Na+H2SO4, क्या हो गया, Na2SO4 प्लस H2, क्या हो गया, ये मेटल है, ये एसिड है ना। मेटल कौन सा है, मेटल मींस धातु, ये धातु का उदाहरण है ना। धातु कौन सी, सोडियम, ये सोडियम का उदाहरण है। पीरियड का अपने 11 नंबर का एलिमेंट है, और जो लगे 11, बहुत रिएक्टिव मेटल है ना। हवा में खुला नहीं छोड़ते इसको, हवा और पानी से क्रिया कर देता है और ब्लास्ट कर देता है, आग लग जाती है, आग जल जाती है ना। इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो सोडियम नाम का मेटल है, सोडियम नाम की धातु है, जो पीरियड लेवल में 11 नंबर का आती है। इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसकी अभिक्रिया किसी करें, एक अम्ल से, ये क्या है, अम्ल है। कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा,
सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दो तरह की हो सकता है, सांद्र और तनु। सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट क्या होता है। सांद्र या डाइल्यूट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, वो सांद्र। तनु किसको बोलते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम। तो ये अम्ल का उदाहरण हो गया, अम्ल का एसिड, एसिड का। और इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा या तेजाब। बहुत सारे एक चीज के कई सारे नाम होंगे, वो आपको देखते रहने, याद करने। जितने ज्यादा याद नाम याद करोगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे, जितने ज्यादा सूत्र याद करोगे, जितने ज्यादा अम्ल क्षार याद करोगे। अभी अम्ल क्षार का लेसन भी आएगा, है ना, जिसमें अलग अलग तरह की परिभाषा दी गई अम्ल और क्षार के बारे में। आरएमएस ने, ब्रॉन्स्टन ने, लुईस ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है अम्ल क्षार की। तो अम्ल भी पढ़ना है, क्षार भी पढ़ना है, लवण भी पढ़ना है, कई सारी चीजें आएगी। तो जितने ज्यादा फॉर्मूले पढ़ोगे उतना ज्यादा काम आसान हो जाएगा, सूत्र ज्यादा से ज्यादा याद करना है। तो धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई तो क्या बना, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी, कोई सी भी धातु, देखो जैसे हम दूसरी धातु लेते हैं, मान लो यदि आपने Fe प्लस HCl करा दिया, तो क्या बन गया, FeCl2 प्लस H2। ये भी लवण है, वो हाइड्रोजन गैस है, मतलब ये अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, फेरस, लोहा। ठीक है, FeCl2 बन गया, H2 निकल गई। ठीक है, इसी तरह मान लो Mg की करा रहे हैं, Na की करा रहे हैं HCl से, NaCl प्लस H2 इसमें आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, कभी भी मेटल या धातु की अभिक्रिया अम्लों से होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ लवण के फॉर्मूले तो बदलते रहेंगे, लवण में तो चेंजेस आते रहेंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जैसा धातु लेंगे वैसा लवण बनेगा, जैसा अम्ल लेंगे वैसा लवण बनेगा। लेकिन जो एक चीज कॉमन रहेगी, एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा, आपके हाइड्रोजन गैस। ये हमेशा कॉमन रहेगी किसमें, जब धातु की अम्लों से अभिक्रिया होगी। जब मेटल की एसिड से रिएक्शन होगी तब हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये कॉमन चीजें याद रहेंगी। तो अपना विषय क्या था, अपना टॉपिक किस तरह से बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस किया, धातु की अम्ल से अभिक्रिया की, लवण और हाइड्रोजन गैस बनी, ये तो हो गया अभिक्रिया। फिर क्या हुआ, धातु इधर की मात्रा और इधर की मात्रा, इधर अम्ल की मात्रा उधर मात्रा, ये सब चीजें हमें कंटेंट के रूप में चेक करनी है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए। कैसे बैलेंस करते, देखो अच्छे से सीखना है ना। जितना नहीं सीख पाते हैं, जब तक नहीं सीख पाते तब तक प्रैक्टिस करते ही रहना है ना। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सारी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाओगे, ज्यादा आप सीख पाओगे, है ना। उसके अंदर ज्यादा घुल पाओगे, ज्ञाता बन पाओगे। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस एरो की यहाँ लाइन खींच दी ताकि आपके अभिकारक और उत्पाद अलग अलग दिखें। ये अभिकारक हो गए, वो उत्पाद हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए, वो प्रोडक्ट हो गए। क्लियर। अब इस रिएक्टेंट के अंदर, अभिकारक के अंदर या क्रियाकारक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उनको ध्यान में लिखो। पहला एलिमेंट आपके Na है, दूसरा आपके H है, चाहे बीच में प्लस हो कोई बात नहीं, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, बीच में प्लस जोड़ दो। S है, S मीन सल्फर, 16 नंबर है ना, सल्फर है, ऑक्सीजन, ये चार इसके अंदर तत्व है, चार एलिमेंट है। गिन लो, A अलग और A अलग नहीं है। सोडियम, यानी N नाइट्रोजन कर दो तो A कुछ बचता ही नहीं, है ना। तो ये पूरा सोडियम है, सोडियम को सोडियम ही रखना। हाइड्रोजन अलग है, हाइड्रोजन, सल्फर अलग है, सल्फर, ऑक्सीजन अलग है। अब यही सीरीज इधर भी उतार, Na, H, S और O लिख लिया। अब क्या करना है, इधर इन एलिमेंट्स की मात्रा और उधर उन एलिमेंट्स की मात्रा को हम राइट डाउन कर देंगे, पहले लिख लेंगे। इधर Na 1 है, H 2 है, S 1 है और O 4 है। इधर Na 2 है, S 1 है, O
4 है और H 2 है। ये सारी मात्राएं आपने लिख ली। अब देखना वेरिएशन कहाँ है, चेंजेस कहाँ है, फर्क कहाँ पड़ रहा है, मतलब कहाँ किसकी मात्रा ज्यादा है वो चीज हमें पकड़ ली। इधर n है 1 है, इधर n है 2 है, बढ़ाने किधर है, इधर बढ़ाएंगे तो उसके बराबर जा पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 को 2 करना है, 1 और 2 हो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 1 को शो कर रहा है, जो लिखा हुआ वो अपने आप में 1 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो 2, तो ये 2 लगा के n कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर। उधर n 2 है, यहाँ 2 लगाने से दूसरी चीजों पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि तो प्लस आ गया। अगर यहाँ मान लो 2 लगा देता हूँ तो यहाँ हाइड्रोजन 2 4 S2 ऑक्सीजन 4 में 8, आगे वाली संख्या नीचे वाली लगे हुए संख्याओं से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ 2 लगाते हैं पूरे फॉर्मूले के लिए यूज होगी, यहाँ भी 2 लगाऊंगा पूरे फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला यहाँ एक ही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे Na क्या हो गया, 2 हो गया, Na 2 होते इधर Na 2 ये बराबर S1 इधर S1 है बराबर, इधर O4 है इधर O4 है बराबर, इधर H2 है इधर भी H2 है। तो ये एक ही संख्या मात्र लगाने से रिएक्शन पूरे बैलेंस हो गए, आया समझ में। तो सिर्फ 2 का नंबर का इस्तेमाल किया, सोडियम को बैलेंस किया तो पूरी अभिक्रिया क्या हुई, बैलेंस हो गई। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमें आता है इसलिए हमने क्या किया, नंबर किसी का इस्तेमाल किया और रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, मिल गया एक नंबर। अब क्या किया आपने, कितना लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक 2 नंबर लगाया, जिसको आता है वो फट से लगा देगा। तो टेक्निकल चीजें जो होती है हमेशा सीखनी चाहिए, ताकि क्या उससे अपन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को बढ़ा सके। ये रिएक्शन होगी। अब इसी को बैलेंस करो, देखो इसमें Fe1 है इसमें Fe1 है बराबर, इसमें H1 है इसमें H2 है, तो मुझे H को क्लियर करना पड़ेगा। H को 2 करने के लिए क्या करूँगा, फॉर्मूले के आगे। अब सीखने वाली बात क्या है, हम जो नंबर लगाएंगे फॉर्मूले के आगे लगाएंगे। हम कहाँ लगा सकते हैं, सिर्फ उस पूरे सूत्र या फॉर्मूले के आगे, ना नीचे ना बीच में ना पीछे। अगर नीचे कोई संख्या दे रही है वो ऐसी भी लिखी जाएगी, कोई सूत्र वाली है, अनुमान वाली है ना, वो तो लिखी ही जाएगी। लेकिन हम बैलेंस करने के लिए जो नंबर का इस्तेमाल करेंगे वो नंबर का इस्तेमाल सिर्फ फॉर्मूले के आगे लगा सकते हैं, उसके बीच में पीछे नीचे कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर क्या देखना है, जो नंबर हम लगा रहे हैं पूरे सूत्र की क्या इफेक्ट डाल रहा है वो चेक करना। Fe1 क्लियर, H1 था या H2 था, तो H को 2 करने के लिए 2 लगा दिया, H2 हो गया बराबर। अब यहाँ 2 लगा दिए, Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ Cl 2 है ऑलरेडी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये बदल सकते हैं केमिकल रिएक्शन जब हुई बैलेंस। इधर देखो या Na या HCl NaCl और H2 बन गया, या Na1 या Na1 क्लियर, या Cl1 या Cl1 क्लियर, या H1 या H2 क्या है, यहाँ 2 लगाओ तो 2H हो गए, यहाँ 2H बराबर। यहाँ 2H करने के लिए हमने 2 लगाया, Cl भी 2 हो गया, क्या हो गया, Cl भी हो गया, तो Cl को 2 करो, यहाँ ध्यान लगा दूंगा तो Na भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है, हमें तो उसी को बैलेंस करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो हमें Cl को बैलेंस करना था, यहाँ 2 लगा दिए, Cl 2 हो गया क्लियर। लेकिन यहाँ 2 लगाने से Na भी 2 हो गया, तो होने दो ना, फिर Na को भी बढ़ाएंगे, तो यहाँ 2 लगा Na भी 2 हो गया, 2 Na 2 Cl 2 Cl 2H 2H। इस तरह से क्या होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया जो हम करते हैं, लिखते हैं है ना, राइट डाउन करते हैं, जो भी केमिकल इक्वेशन हम पढ़ते हैं, उसको हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में हमें उसे राइट डाउन करनी है, उसे समझनी है, उसे पढ़नी है। विदाउट बैलेंस रिएक्शन हमें कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी है ना। तो बैलेंस सीखना, बैलेंस करना आना चाहिए, ताकि क्या है, एक ऐसी चीज, ऐसा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जिसके बेस पे हम 3 या 4 नंबर आराम से बोर्ड की क्लास में ला सकते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन मैंने बैलेंस की थी, और कुछ देखते हैं छोटी छोटी थी है ना, मेटल में ऐसी भी थी, दूसरी रिएक्शन देखते हैं कुछ बड़ी बड़ी, उसे कैसे बैलेंस करते हैं है ना। कॉम्प्लिकेशन वाली देखते हैं, ऐसी रिएक्शन जो कुछ मात्रा में बड़ी होती है उसे कैसे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2, ये किसके अभिक्रिया है, क्षार और अम्ल की। ये आपकी क्षार, जिसको बोलते हैं बेस,
यह आपके एसिड, जिसको कहते हैं अम्ल, है ना। ये कोई फॉर्मूले का नाम नहीं है, ये उदाहरण है। अम्ल और क्षार के उदाहरण कहलाता है। नाम क्या इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कल भी उदाहरण बना वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्या चीज है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? साबुन बनाने का सोडा, सोप मेकिंग सोडा। तो ये केमिकल नेम हो गया, ये साधारण नाम हो गया, है ना। फिर NaOH, एक क्षार का उदाहरण है। ये बनता कैसे है? जब मेटल को पानी में घोलते हैं, मेटल ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो ये गैस बन जाता है ना। ये हमने सल्फ्यूरिक अम्ल अभी लिखा था। अब इसकी क्रिया इससे कराई, क्या बन गया? लवण और जल, सोडियम सल्फाइड और जल बन गया। अब हमेशा ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। क्या काम है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। कोई सा भी कोई सा क्षार ले सकता है। जैसे मैंने H2SO को लिया, जैसे मैंने लिया NaOH प्लस HCl, क्या बन गया? NaCl प्लस H2। तो ये लवण और जल, नमक को भी लवण कहा जाता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रियाएं करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनेगा। क्या रखना है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और क्या बोलते हैं इसमें? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। ठीक है। तो हमेशा एक चीज और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जब हमेशा हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर फूड आइटम्स की वजह से एसिडिटी बन जाती है तो हमें क्षार का या क्षार की चीज को या दवाई के रूप में क्षार का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे किसका इस्तेमाल करते हैं हम क्षार के रूप में? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH के व्हाइट OH को इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या है? डाइजीन। ठीक है। आपकी डाइजीन सिरप जो आती है, ये वो डाइजीन सिरप है। कब पीते हैं? जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, अम्ल ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जिसे डाइजीन सिरप कहते हैं। पिंक कलर की आजकल थोड़ा कलरफुल आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं? क्षार और अम्ल का या क्षार और अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण की क्रिया कहते हैं। अब इसे आपको बैलेंस करना कैसे करेंगे? वही तेल के निशान दिया, एरो यहाँ गिना, यानी कितना 1, यहाँ गिना 2, लगाया 2, हो गया Na2। यहाँ 2 लगाने क्या तो O भी हो गया, H भी हो गया। O और के यहाँ 2 और 4, ये कितना हो गया? 6। यहाँ कितने? 4 और 1 5। यहाँ पे आपको 6 करना है तो मैं यहाँ 2 लगा दूँ। अगर यहाँ 2 लगा तो ऑक्सीजन इधर भी है, इधर भी है। यहाँ 2 लगा दूंगा, 4 में 8 और 1 9 हो जाएगा। और यहाँ 2 लगा दूंगा, सोडियम वापस से 4 हो जाएगा। सोडियम अभी मैंने बैलेंस किया है तो उस जगह पे ये नंबर्स लगाओ जहाँ लगाने पर दोबारा हमें निकालना नहीं पड़े, सोच समझिए। तो यहाँ पे भी 2 इस ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। ये ऑक्सीजन 2 और ये 4, कितने हो गए? 6। इधर कितना ऑक्सीजन? 4 और 2 6। ऑक्सीजन बराबर सोडियम बराबर, बचा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 2 और 2 ये 2 और 2 कितने हो गए? 4। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो उत्पाद के अंदर के तत्व और अभिकारक के अंदर के तत्व दोनों की मात्रा या दोनों के अनुपात जब समान मात्रा में हो जाते हैं उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कहते हैं। इस तरह से हमने क्या किया? इस अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को संतुलित किया, बैलेंस किया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे आगे हम, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार होंगे आपके अंदर, संयोजन, वियोजन, है ना, विस्थापन, द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी जो रिएक्शंस दे रखी है उसको अपन आगे जब क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।
Good morning, students. Today we move on to our next class of economics, and that is, as I told you yesterday, it's the sectors of economy. So let's start. Up to now we have studied national income, per capita income. Now we are going to study that which are the sectors, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, या हम whatever money we are earning, in which sector we come, हम कौन से सेक्टर से आते हैं. तो हमको अपने आप को कौन से सेक्टर में जोड़ना है या हम कौन से सेक्टर से जुड़े हुए हैं, that we will find. So let's start. Sectors of economy. We all notice people involved in various economic activities. Economic activities, the activities which we do to earn money. You get up in the morning and go for a walk, that is not economic activity. Your mom is cooking food in kitchen, that is not economic activity. But if your father is running a tiffin center, he cooks food and earns money, then that is economic. Okay, so difference होता है activity और economic activity में. Some of these activities produce goods, कुछ तो वस्तु उत्पादन होती है, while other provide services. Now this service sector, now it has become very important because service sector is basically connected with education, right? After independence, in various 5 plans, it was decided that proper attention would be given on education. Why? Because once mass are educated, एक बार जनसमूह जब एजुकेट हो जाता है तो कोई भी काम कर सकते हैं. And this is the reason there is a very big shift in sector that we will study further. All these activities are conducted all around us and at all times. हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चलता रहता है. How can we understand about these activities? कैसे समझेंगे? One procedure to understand about these activities is to classify them. हम इनको टेबल के रूप में बना देंगे या वर्गीकृत कर देंगे, अलग अलग वर्ग बना देंगे उसके, into different categories. आ गया? On the basis of certain important criteria, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम उसको जोड़ देंगे. These categories are also known as sectors of economy. ये आपको पता चलेगा कि आप कौन से सेक्टर से जुड़े हुए हो. सपोज एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बिस्किट मेकिंग का. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बिस्किट, लेकिन उसके पहले रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज व्हीट फ्लोर, शुगर, ऑयल, ऑल दिस थिंग्स. नाउ दिस थिंग्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. तो वहाँ पे जो किसान काम कर रहा है वो गेहूँ उगा रहा है, एंड दैट फ्रॉम दैट व्हीट वी गेट फ्लोर, उससे हम आटा बनता है. सेकेंड में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका जो रूप है वो बदल देते हैं. एंड वंस द बिस्किट्स आर रेडी, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय सम पीपल, किसी न किसी के द्वारा भेजे जाते हैं. नाउ दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट वन इज प्राइमरी और यू कैन से एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर. इसमें तीनों जुड़े हुए हैं और तीनों का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है, तब एक वैल्यू बनती है उसकी. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. Such activities which produce goods by using natural resources, the things which are provided by nature, the resources which are provided by nature free, उनका यूज़ करके जो हम प्रोडक्शन करते हैं इन डायरेक्ट फॉर्म, सीधे रूप में, आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. देर आर वेरियस प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो सीधे नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस के ऊपर आती हैं. हम सच एज देखिए यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन, दिस इज अ सीजनल क्रॉप, एक सीजन की क्रॉप है ये. फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट्स के लिए क्या चाहिए? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और एवरीथिंग रिक्वायर्ड इज नेचुरल. वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स सच एज रेनफॉल, बरसात चाहिए, सनलाइट एंड क्लाइमेट. नाउ दिस ऑल द 3 फैक्टर्स आर नेचुरल. देयरफॉर कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. समझ में आ गया?
In the same way, natural resources are used to produce dairy product, दूध, घी, all these are known as dairy product. Mining, जो आप mines चला रहे हो, and all these are also activities of primary sector. Primary sector is also known as agriculture and allied sector. इसको आप अंडरलाइन करें, ठीक है. So important चीज़ क्या थी? Whatever things are produced by the use of nature, or in other words we can say using natural resources, whatever produce we get is categorized in primary sector. Now next we move on under the activities of secondary sector. The second one is secondary sector. Products are transformed into other forms through ways of manufacturing. उत्पादन किया जाता है, उनका चेंज किया जाता है. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर प्राइमरी सेक्टर. ये अगली स्टेज है, सेकेंड स्टेप है. यानी प्राइमरी सेक्टर सप्लाइज रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर, एंड सेकेंडरी सेक्टर उसको मैन्युफैक्चर करता है या ट्रांसफॉर्म करता है. गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस सेक्टर. दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस. अब ये प्रोसेस कहाँ होता है? देखिए आप, इन अ फैक्ट्री बड़े लेवल पे, इन अ वर्कशॉप छोटा लेवल हो, और एट होम या घर पर भी वो चीज़ की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ फाइबर. अब पहले इन्होंने कॉटन बताया, नाउ कॉटन, फ्रॉम कॉटन वी गेट फाइबर. वी यूज़ फाइबर ऑब्टेन कॉटन टू प्रिपेयर थ्रेड एंड वीव क्लॉथ. वी यूज शुगर कैन एज रॉ मटेरियल एंड मेक शुगर एंड जैगरी. सेकेंड एग्जाम्पल, वी मेक ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल. मिट्टी से ईंट बनाते हैं, एंड दिस ब्रिक्स आर वी मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. As this sector is associated with industry, this is also known as industrial or manufacturing sector. Two हो गए, primary and secondary. Apart from primary and secondary sectors, there is a third category of economic activities. एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में there is production, but in this sector there is no production, but instead they provide service. डॉक्टर्स, बैंकर्स, टीचर्स, वो आपको कोई चीज़ नहीं देते, दे गिव यू सर्विसेज. इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डिफरेंट अप फ्रॉम अबव टू सेक्टर्स इज नोन एज टेरिटरी सेक्टर. यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए आप, दीज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. ये इनका डेवलपमेंट करते हैं. यहाँ से अंडरलाइन करना है. दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स देमसेल्व्स. वो खुद अपना कोई चीज़ नहीं बनाते हैं. रादर दे प्रोवाइड असिस्टेंस, मार्गदर्शन करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है. वो ये देखता है कि जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसका क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो उसका काम क्या है? उसका हिज जॉब इज़ नॉट टू मैन्युफैक्चर गुड्स. हिज जॉब इज़ टू चेक whether the manufactured goods are of good quality or not. उसी क्वालिटी जो डिटरमाइन करते हैं, that thing is very important. For example, the primary and secondary sectors require transportation service. अब ये दोनों को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है. सपोज शुगर कैन को फैक्ट्री तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, एंड आफ्टर जैगरी एंड शुगर इज प्रोड्यूस्ड, फिर भी उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. Service by trucks and trains in order to sell products manufactured by them. At the times, product need to be stored in warehouse. उसको बड़े बड़े, कभी कभी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है. In that case क्या होता है? This production has to be stored in big warehouse. बड़े गोडाउन्स में उनको स्टोर करना पड़ता है. For facilitation of production and trading, telephonic conversation, टेलीफोन से बात करते हैं. Correspondence, communication बात करते हैं. बैंक लोन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अब इसको टिक करना आपको. ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रेडिंग आर सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज. एज दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विसेज, चूंकि ये आपको सर्विस देते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, और गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते. टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर्स. तो आपके 3 हो गए. अब और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सर्विस सेक्टर also include some essential services that may not directly help in production of goods, जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते, बट क्या आते हैं देखिए. टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशमैन,
hairdressers, cobblers, advocates, administrators, accountants are included among them. In recent times, certain new services based on information technology, IT sector के अंदर आप देखोगे कॉल सेंटर्स बहुत बढ़ गए, such as internet cafe, ATM booths, e-kiosk, call centers, software companies have also become important. All these companies are providing service to both primary and secondary sectors. So this was our today's class regarding 3 sectors of economy. Tomorrow we will start with next topic. Till then, just revise and goodbye. गुड मॉर्निंग। भूगोल में चल रहे हैं अपन 8वां अध्याय सामाजिक ज्ञान भाग 2। जल संसाधन बता दिया, भारत विश्व का और भारत का कितना जल संसाधन है और कितना काम में लिया जाता है। ठीक है, केवल 1% जल ही है पूरे विश्व में जो काम में लिया जाता है। अब जल संसाधन को प्रबंध यानी कि जल का प्रबंध किया जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है उनके द्वारा ये योजनाएं बनाई जाती है। अब इसका उपयोग या लक्ष्य क्या रखा गया पंचवर्षीय, जिसमें सिंचाई हेतु जल की पूर्ति पहला, दूसरा जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण सूखा प्रबंधन, जल का औद्योगिक उपयोग, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, जल कीड़ा और पर्यटन, ये इनका उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया है। ये सारे बांध हैं, इस चित्र में आराम से नई किताब है उसमें दे रखे हैं, इनकी देखना हूँ मैं, वैसे भी नेट पे बहुत सारी मिल जाता है। अब एक और लाइन है इंपॉर्टेंट याद करनी, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। और वो किस बांध को देखे गया था? भांगड़ा नागल बांध। जब वो बन के तैयार हो गया था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको देखकर ये कहा था, ये बहुउद्देशीय परियोजना को कहा था कि यह भारत आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है ना, जिसके द्वारा देखो भांगड़ा नागल बांध अपनी स्थिति में देखें तो सीधे सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ एक ऊंचाई के मामले में पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है ना। अब भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों और केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। बहुत सारी योजना होती है जो राज्य द्वारा की जाती है और बहुत सारी केंद्र, जैसे बड़ी बड़ी योजना। अब जिसमें अपन मैं गिना लेता हूँ, जैसे नर्मदा सागर वाली बनी हुई है, सरदार सरोवर सागर है, ठीक है, उसके बाद भांगड़ा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है, दामोदर बांध है। ये सब बांध क्या है? केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं द्वारा बनेगी। बाकी जैसे अपने जाखम बांध है, डाया बांध है, सोमकमलामा बांध है, ये राज्य द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है ना, उनके माध्यम से किया जाता है। यही देखो, जैसे आगे अंडरलाइन कर लेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे भांगड़ा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी आदि परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। अब देखो, पहले भारत का नक्शा अपने दिमाग में होना चाहिए। अगर भारत का नक्शा है तो ये सारे भूगोल अगर पढ़ रहे हैं तो अपन नक्शे में कोई भी चीज़ पूछ लेगा एग्जामिनर। जैसे मान पूछ लिया भांगड़ा नागल कहाँ है, नक्शे में बताइए कहाँ पर, किस जगह पे है भांगड़ा नागल। तो पहले ये याद होना चाहिए, अपन ये पढ़ लिया कि भांगड़ा नागल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे बना हुआ है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है ना, वहाँ पर बना हुआ है। तो पहले नक्शे में ये ध्यान में होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो वहाँ पर अपन भांगड़ा नागल कर सकते हैं। अब राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए जो बांध हैं, पहला है चंबल परियोजना। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य दो राज्यों के बीच में समझौता कर बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए थे, 3 तो राजस्थान में है, 1 MP में है। फिर है नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल, माही परियोजना गुजरात और राजस्थान, गड़क बिहार और उत्तर प्रदेश की, मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसी विभिन्न परियोजनाओं का संचालित किया जाता है। तो इन दोनों पैराग्राफ पर अंडरलाइन कर देना है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने
बनाए गए बांध है और ये राज्य सरकार द्वारा बनाए गए। मतलब कोई कोई बांध होता है कि एक पर्सनली राज्य बनाया, जैसे जाखम में जो एक राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया। पर इसी प्रकार हम देखें कि चंबल परियोजना में तहत बांध बनाए गए जो दो राज्यों की सरकारों ने मिलकर उसको बनाया गया। मतलब उसका लाभ दोनों राज्यों को मिलता है। सिंचाई के रूप में नहरें निकलती है तो दोनों राज्यों को मिलती है, बिजली उत्पादन होता है तो दोनों राज्यों को बराबर बिजली मिलती है। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं भांगड़ा नागल परियोजना। ये 1948 में शुरू होकर 1963 में पूर्ण हुई थी। इसके साथ साथ में एक और परियोजना शुरू हुई थी हीराकुंड की, जो आगे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण परियोजना है। अब याद क्या रखना है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। ये अंडरलाइन कर लेना है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित गई। अंडरलाइन कर देना है इसको, याद रखना है। भांगड़ा नागल परियोजना कब शुरू गई? 1948 में, 1963 में कंप्लीट की गई है और सतलज नदी पर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में निकट, मतलब बिलासपुर का गांव है उसके पास में बनाई गई। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मतलब इसका लाभ 3 राज्यों को मिलता है, पंजाब को मिलता है, हरियाणा को मिलता है और राजस्थान को। सिंचाई के रूप में, पेयजल के रूप में भी बनाया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति द्वारा आर्थिक विकास करना। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए हैं। पहला भांगड़ बांध जो कि 1500, अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, 1518 मीटर लंबा है तथा 226 मीटर ऊंचा। 1518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना, मतलब नदी के तल से 226 मीटर। सीमेंट कंक्रीट के नाम से सबसे ऊपर यहाँ पे आया। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े गुरुत्वीय बांधों में ये सबसे ऊंचा बांध है। अंडरलाइन करना है। दूसरा भांगड़, यहाँ से भांगड़ा बांध 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया, जो कि भांगड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया। जो बांध बनाया हुआ है इसमें अपन चित्र में देखते हैं। रुको, भांगड़ा नागल बांध कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये पूरे बांध का, अब इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, किताब में देख लेना है, पूरा बनाया गया है। जो डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, ये नदी का पानी आ रहा है, यहाँ बीच में रोक रखा है। मुझे भी थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा, पर बांध बना हुआ है, चित्र में बता दूंगा इसे भी। तो 2 पहाड़ियों के बीच में आ रहा है तो उसको एकदम सीधा खड़ा बना दिया गया है बांध के, जिसे पीछे के भाग को गोविंद सागर कहा जाता है। ठीक है, पीछे वाले जो भाग है, पानी का जो भाग है, उसे गोविंद सागर, जो अभी वर्तमान में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सभी में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। बिजली की उपलब्ध, इन 5 राज्यों को बिजली भी उत्पादित कर वितरित की जाती है। उसके बाद सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है, जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों में सर्वाधिक इसकी सिंचाई, इस बांध से सिंचाई की जाती है। ये सतलज है, इसके पास में रावी नदी भी निकलती है, जिससे अपन पढ़ेंगे राजस्थान में सतलज और रावी नदी के संगम पर इंदिरा गांधी नहर फीडर निकाली गई, यानी कि नहर निकाली गई थी। हाँ, अब इसके आगे अपन पढ़ लेते हैं। इन बांधों में सिंचाई के लिए अलग से जो बनाए नहरें निकाली गई थी। भांगड़ा नहर, अंडरलाइन करेंगे, सरहिंद नहर, ठीक है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। नांगल नहर, मिस्त दोआब नहर और नरवाला नहर निकाली गई, तथा कोटला, गंगवाल तथा रूपनगर में विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। ये भांगड़ा नहर। इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले नक्शे में कहाँ आता है भांगड़ा नागल, ये दिमाग में होना चाहिए। किसी राज्य की परियोजना है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य की परियोजना केंद्र द्वारा चलाई गई, ये याद रखना है। कब प्रारंभ की गई? 1948 में। काम खत्म कब हुआ? 1963 में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हमेशा बांध अगर पूछा जाता है तो पहला प्रश्न यही बनता है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में के निकट या बिलासपुर में बना हुआ है, ये याद रखना। कितना मीटर लंबा है? 518 मीटर लंबा है। कितना मीटर ऊंचा है?
226 मीटर ऊंचा है। पुरानी किताब खोल के देखोगे आप, 10वीं की ये नई किताब में आया है, पुरानी किताब में 167 मीटर लिखा हुआ है। तो दोनों सही हैं, गलत नहीं है। ये नदी के तल से उसकी ऊंचाई है, नदी का जो तल है, ज़मीन है, वहाँ से इसकी ऊंचाई नापी गई है। और जो वो 167 दे रखी जो पुरानी किताब में, वो उसके बाहर जो रूप, नदी के ऊपर का जो रूप ऊपर से दिखाई देता है, वो बनाया गया है। तो